नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। और यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर अपने ब्रेन हेल्थ अपनी डेली लाइफ में नज़र आते हैं या फिर कभी फील होते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में जो हम टिप्स देने जा रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आज बात हो रही है आपकी ब्रेन हेल्थ की, अल्जाइमर्स की। वो इसीलिए है क्योंकि 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जा रहा है। इस बार का थीम है आस्क अबाउट डिमेंशिया। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और अगर अल्जाइमर्स शब्द से अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो सैयारा मूवी तो आपने देखी ही होगी, और उसमें उस लड़की को, प्रोटैगनिस्ट को, आपकी हीरोइन को जो बीमारी होती है कुछ उससे मिलता जुलता डिमेंशिया और फिर अल्जाइमर्स, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए और आपको तमाम टिप्स देने के लिए मौजूद है स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल बहरानी। बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू शिवांगी। शुरुआत इसी से ही करेंगे हम, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स से। सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर आसान भाषा में इस बीमारी के बारे में हम समझाना चाहें अपने दर्शकों को तो वो कैसे समझाएं? देखिए, डिमेंशिया एक सिम्टम्स का ग्रुप है। मतलब अगर हम कई सिम्टम्स के बारे में बात करें तो एक अम्ब्रेला है। जैसे कई लोगों को होता है कि मेमोरी की प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, लर्निंग की प्रॉब्लम है, बिहेवियर में चेंज है, तो ये सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को मिला के हम कहते हैं डिमेंशिया है। अब अल्जाइमर्स जो है वो एक डिजीज़ है, वो एक डिजीज़ है जिसमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और एक कॉमन वजह है डिमेंशिया की। अगर मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 70% जो केसेस हमारे डिमेंशिया के, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिमेंशिया उनके सिम्टम्स है, उनके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम उसको डिमेंशिया कहते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स की बात करें, स्टार्टिंग में अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें कि क्या वो लक्षण हैं जिससे हम इसकी भनक लगा सकते हैं कि हमें अल्जाइमर्स हो सकता है पॉसिबली, या फिर हमारे किसी जानने वालों को पॉसिबल है कि उन्हें अल्जाइमर्स हो? देखिए, अल्जाइमर्स डिमेंशिया की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम लोग 4 स्टेज में इसको बताते हैं हमेशा। पहला स्टेज होता है जिसको हम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट MCI कहते हैं। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में बहुत कॉमनली जो मरीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि वो भूलना शुरू कर देते हैं। बहुत कभी कोई चीज़ रख के भूल गए, लोगों के नाम में गड़बड़ी करने लगे, जो उनके डेली टास्क हैं, जैसे अगर वो कहीं पे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, तो कई बार रास्ता भटक जाते हैं। ये कभी कभी MCI माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में दिखाई देते हैं, लेकिन कॉमन जो हमें दिखाई देते हैं वो भूलना होता है। अब इसके बाद का जो स्टेज होता है वो हम अर्ली डिमेंशिया कहते हैं। अर्ली डिमेंशिया में यही चीज़ थोड़ी सी बढ़ने लगती है। अब बढ़ने की वजह क्या हो जाती है, कई बार जैसे मैंने कहा भूलना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक भूलना डेली का रूटीन बन जाता है। चीज़ें रख के भूल रहे हैं, याद नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लगा रहे हैं तो भी नहीं पता चल रहा हमने कहाँ रखी है वो चीज़। कुछ लोगों को फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों के हिसाब किताब में गड़बड़ी होने लगती है, बैंकिंग में दिक्कत होने लगती है, लोग बैंक जा रहे हैं उनके साइंस में गड़बड़ी हो रही है, ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। कॉमनली हम देखते हैं कि लोग दुकान पे ग्रॉसरी खरीदने जा रहे हैं, पैसे में गड़बड़ी होने लग रही है, देना है 100 रुपये दे दिया, 500 रुपये, 400 रुपये लेना भूल गए, रास्ता ज़्यादा भटक रहे हैं। ये सारी की सारी अर्ली डिमेंशिया की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें मॉडरेट डिमेंशिया की, ये जो कैटेगरी है मॉडरेट डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स का स्टेज, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है लोगों में। अब इनमें जो और ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, अपनी रूटीन में पूजा पाठ करना, अपनी हाइजीन पे बेटर रखना, ये सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि उनको नहाना कैसे है, उनको खाना कैसे है। लोग खाने में भूलना शुरू कर देते हैं, उनको यही नहीं पता हो कि अभी वो खाएं कि नहीं खाएं, दोबारा मांगने लगते हैं। अगर कोई फीमेल है जो खाना बनाती है, वो खाना बनाने में गड़बड़ी शुरू कर देगी। 3 लोगों का खाना बनाया है तो 10 लोग का खाना बना रही हैं। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें मॉडरेट डिमेंशिया में शुरू हो जाती हैं, और साथ ही साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिहेवियरल प्रॉब्लम मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, लोगों से बात कम करना, कटे कटे रहना, अपने जजमेंट नहीं ले पाना, लोगों से बात कर रहे हैं तो वो अपने तर्क नहीं रख पाते हैं। ये सारी सारी मॉडरेट डिमेंशिया। अगर हम यही चीज़ सीवियर डिमेंशिया की बात करें, ऐसे मरीज बहुत टाइम के बाद खाने पीने में दिक्कत तो होने लगती है, अपने सॉलो नहीं कर पाते हैं, अपने को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी स्पीच खराब हो जाती है, लोगों को समझा नहीं पाते कि उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है, और काफ़ी हद तक जब उनके सॉलोइंग और स्पीच खराब हो जाती है तो वो बेड पे आ जाते हैं। तो ये एक सीवियर डिमेंशिया वाला जो पेशेंट होता है वो बेड बाउंड हो जाता है। तो ये 4 स्टेजेस, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अर्ली डिमेंशिया, मॉडरेट एंड सीवियर, ये स्टेप बाय स्टेप लोगों के डिमेंशिया के स्टेजेस बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की डॉक्टर कुणाल, सबसे पहले तो
क्योंकि अल्जाइमर्स के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं जी। कि ये केवल जो बीमारी है वो बुजुर्गों की बीमारी जी, है जी। या फिर एक स्पेसिफिक एज के बाद ही होती है, जी। लेकिन क्या सिर्फ बुजुर्ग ही इसके रिस्क पर हैं? देखिए, ये अगेन बहुत कॉमन मिथ है लोगों में कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया केवल एक बुजुर्गों की बीमारी है। यस, डेफिनेटली हमारे जो आंकड़े कहते हैं कि 65 इयर्स प्लस, मोर देन 65 इयर्स एज में अल्जाइमर्स डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है और हर 10 इयर्स, हर 10 साल के बाद ये रिस्क बढ़ता जाता है। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हम लोग अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स भी देखते हैं। अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स 10 से 15% में देखते हैं। अर्ली ऑनसेट का मतलब होता है ये डिमेंशिया के सिम्टम्स हम लोग 40s में 50s में देख रहे हैं, मतलब 40 और 50 के एज ग्रुप में हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनको हम अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स कहते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, डेफिनेटली एक एज ग्रुप डेफिनेटली रिस्क फैक्टर होता है अल्जाइमर्स डिमेंशिया का, बट इसके अलावा भी हमारे कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक कॉमन रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबिसिटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं आगे जाके डिमेंशिया होने के। यानी अगर 5 बुलेट पॉइंट्स हम नोट जी। करें रिस्क फैक्टर्स पे, जी। तो ये काउंट करेंगे? यस, डेफिनेटली। अगर 5 बुलेट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल हमारा, जो हमारे डेली के लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग, अल्कोहल है एंड स्लीप। ये 5 ऐसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग अगर हम बात करें तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो आगे जाके डिमेंशिया का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। अगर स्मोकिंग, लाइफस्टाइल और स्लीप की बात की जी। जाए, तो आजकल हसल कल्चर काफ़ी ज़्यादा जी। चला हुआ है, जिसमें 4 to 5 आवर्स की मिनिमम स्लीप लेते हैं लोग और उसके जी। बाद कहते हैं कि भाई मैं तो पूरा दिन काम कर सकता हूँ जी। और ये मैं लगातार कर सकता जी। हूँ, लेकिन क्या इससे भी आपकी ब्रेन हेल्थ पर असर जी, पड़ता एकदम। है? मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि हमारी स्लीप क्वांटिटी के साथ साथ स्लीप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्लीप क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हमें 6 to 7 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए। वो 6 to 7 आवर्स की स्लीप इसलिए चाहिए बिकॉज कई ऐसे एक्टिव प्रोसेस होते हैं हमारे स्लीप में जो अगर हम एडिक्वेट स्लीप ना लें तो वो पूरी नहीं हो सकती। यानी आप बिकॉज 7 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपको Correct. अल्जाइमर्स हो सकता है एंड एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन में जो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जाता है, रात में हमारा एक एक्टिव हमेशा ब्रेन रहता है, वो प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है अगर आप सही टाइम तक स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। हमारे कई ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्रेन में क्लियर होते हैं रात में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी हम लोग गंदगी को साफ करने के लिए हमें टाइम चाहिए। सेम विद ब्रेन, हमारी जितनी भी डेली लाइफ की गंदगी होती है वो रात में एक तरह से प्रोसेसिंग में वो साफ होती है। अगर हम ये एडिक्वेट टाइम नहीं दे रहे हैं तो हमारी वो प्रोसेसिंग हो नहीं पा रही है। सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत कॉमन है आज के डेट में। कल्चर है कि लेट नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं, लेट नाइट हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो यूएस की टाइमिंग्स हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हमेशा कि हमारी जो टाइमिंग्स होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक स्केड्यूल इंपॉर्टेंट बहुत होना चाहिए, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। कोशिश करनी चाहिए नाइट टाइम स्लीप नाइट टाइम की रहे, बिकॉज कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारी उसी हिसाब से चलती है, उसको छेड़छाड़ी करने से कई बार आगे जाके प्रॉब्लम्स बन जाती है। और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल की बात करें जी। तो कोई टिप्स आप या फिर बुलेट पॉइंट्स में बता सके कि क्या है वो लाइफस्टाइल टिप्स, अगर आप सबसे पहले तो गलत यानी कि जो चीजें कर जी, रहे हैं जी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जी। आपका रिस्क बढ़ा देती हैं, और जी। क्या क्या सही चीजें आपको स्पेसिफिकली करने की जरूरत है ताकि आप प्रिकॉशनरी बेसिस पे अल्जाइमर से बचे रह जी, सकें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो अगर हम लाइफस्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं ताकि हम इतनी बड़ी बीमारी से बच Do's सकें। and don'ts. जी, सो डूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेली फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे हम बोलते हैं 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो आपकी जॉगिंग हो, चाहे आपकी वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, एरोबिक एक्टिविटीज़, वो एक नियम से होनी चाहिए डेली 30 मिनट्स एटलीस्ट। हम लोग बोलते हैं हफ्ते में 150 मिनट 150 मिनट्स की एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ, चाहे योगा कर रहे हो आप, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अच्छी हैबिट्स खाने की, ईटिंग हेल्दी हैबिट्स, जैसे आज हम बात करें हमारे कल्चर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ग्रीनी वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हम खाते हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब में बहुत पौष्टिक आहार होते हैं। लेकिन आज के डेट में हम किस पे जा रहे हैं? प्रोसेस फूड्स पे जा रहे हैं। ये प्रोसेस फूड्स हमेशा नुकसान करते हैं बिकॉज इसमें एडिक्वेट हमारे मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है, जो हमारे एक हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ स्लीप, जैसे हमने बात की, एक एडिक्वेट स्लीप अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल जो हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल और ओबेसिटी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा कंट्रोल करके रखनी चाहिए। अगर हम बात करें मिथ्स एंड फैक्ट्स की जी। डॉक्टर कुणाल, जी। तो कई मिथ्स हैं कि एक उम्र के बाद में तो भूलना नॉर्मल जी, है, जी। कोई बड़ी बात नहीं जी। है। इसमें मिथ क्या है और फैक्ट क्या है? देखिए, यस, एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं यार एज के साथ कई बार भूलने की दिक्कत हो जाती है, डेफिनेटली होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ओकेजनल भूलना एज के साथ वो चलेगा कि आपने चीज़ें रख के भूल गए,
वो चल जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार हमने ये भी देखा है, या फैक्ट है ये, कि वो जो भूलना होता है वो थोड़ी देर याद करने के बाद याद भी आ जाए, आप खुद से उसको ढूंढ पाओ। तो ये एक ओकेजनल फॉरगेटफुलनेस हो सकता है। कभी कभी आप कहीं जा रहे हो, यार मैं जा तो यहाँ रहा था, यहाँ कैसे पहुँच गया, ये ओकेजनल चीज़ें हो सकती है। बट यही अगर डेली रूटीन पे हो जाए, हम डेली रूटीन पे चीज़ें भूल रहे हैं, हम अपना रास्ता भटक रहे हैं, हम अपने लोगों के नाम भूल रहे हैं, हम लोग कन्वर्स कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अचानक से भूल गए हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अलार्मिंग साइंस होते हैं डिमेंशिया के। ये हमेशा पता होना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ें हों तो आपको ये नहीं लगे कि या तो एज के हिसाब से हो रहा है, ये एक डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं। और ये एज के अलावा भी, जो कि सैयारा मूवी का हमने शुरुआत में जिक्र किया था, तो क्या कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है? क्योंकि इस मूवी में जो आपकी प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, वो तो काफी कम उम्र की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीमारी हो रही है। देखिए, आज के डेट में मेडिकल लिटरेचर में एक ऐसा केस है जो रिपोर्ट किया गया है चाइना से। आप हैरान होंगे, 19 ईयर्स मेल, 19 साल के मेल को ये डायग्नोस किया गया अल्जाइमर्स, इतने कम उम्र में, जो प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हो पाया जब वो 21 साल के पहुंचे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के अल्जाइमर्स में। इस एज में, यंग एज में, कई बार जेनेटिक्स प्ले करता है। हमारे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो बॉडी में एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिसको हम लोग इस तरह के सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो डेफिनेटली देयर आर केसेस जहाँ पे जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है, जो अल्जाइमर्स को बढ़ावा दे सकती है। भारत की बात करें, जैसे आपने चाइना का जिक्र किया, ओवरऑल अगर दुनिया में इस बीमारी को देखा जाए, कितनी बढ़ती बीमारी है, कितने अभी इसके मरीज हैं, भारत में कितने मरीज हैं, और ऐसा क्यों? देखिए, आज के डेट में हमारे अपने आंकड़े अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 8.8 मिलियंस आज के डेट में अल्जाइमर्स डिमेंशिया से ग्रसित हैं लोग भारत के अंदर। यस, लेकिन चौंकाने वाला फिगर क्या है कि यही अगले 10 साल में, बाई 2035-36, ये 8.8 मिलियन समवेयर अराउंड 16 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ऑलमोस्ट डबल अगले 10 सालों में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज आज हम देख रहे हैं अगर इतने नंबर्स हैं जो डबल हो रहे हैं, तो अगर आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज अगर हम लोगों में अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे, आज हम अगर नहीं जानेंगे कि हम इससे आगे कैसे बच सकते हैं, हम कैसे इसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, तो डे बाय डे ये हमारा जो नंबर्स है वो बढ़ते ही जाएंगे। और ऐसे में इन नंबर्स को आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? जी, क्या, चूंकि अल्जाइमर्स की बात हो रही है, एज रिलेटेड है, क्या इन नंबर्स को कंट्रोल किया जा सकता है? स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन डाइट के साथ में कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन डाइट है या फिर इंडियन प्लेट है, वो कम्प्लीटली बैलेंस डाइट नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में जो खान पान भारतीयों का है, क्या उससे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत, या फिर किन्हीं बातों का ध्यान रखने की जरूरत? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी अपनी इंडियन अगर हम डिशेस की बात करें, रूटीन की जो हम लोग खाते हैं, डेफिनेटली उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी बैलेंस डाइट होती हैं। चाहे हम होल ग्रेन्स की बात करें, हम दालों की बात करें, हम सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसमें काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमें कंज्यूम करनी चाहिए और हमें वो पूरी तरीके से फ़ायदा देती हैं। बट यस, कुछ ऐसे कहते हैं जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कॉमनली हमें मिलती हैं फिशेस में, सैल्मन फिशेस होती हैं, अखरोट्स होते हैं, चिया सीड्स होती हैं, फ्लैक्स सीड्स होती हैं, मतलब इन सब चीज़ों में ये मात्रा पाई जाती है। आज के डेट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स भी आते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसके कंजम्पशन से हमारे ब्रेन हेल्थ डेफिनेटली उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। बट अगर मैं इन टोटलिटी की बात करूँ, यस, हमारे अपने इंडियन फूड में इतनी मात्रा होती है, सफिशिएंट होते हैं, इतने विटामिन होते हैं जो हमारे हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को प्रॉपर तरीके से बढ़ावा देती हैं। डॉक्टर कुणाल, क्या ये पॉसिबल है अल्जाइमर्स का प्री डायग्नोसिस? क्या पहले से इसे डायग्नोस किया जा सकता है, या फिर प्री डायग्नोसिस भी अगर ना करें तो शुरुआती कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद में कोई स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट है जिससे अल्जाइमर्स? देखिए, ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है जानना। जैसा हमने इतनी देर से डिस्कस किया कि इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, भूलना, फॉरगेटफुलनेस, जजमेंट में दिक्कत करना, कन्वर्स कर रहे हैं वहाँ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारा अचानक से बिहेवियर में चेंज दिखना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, चुप रहना, हमारी गुस्सा ज़्यादा हो जाना, रास्ते भटकना शुरू कर देना, ये हमारे शुरुआती के सिम्टम्स डिमेंशिया, अल्जाइमर्स के हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे आज की डेट में कुछ ऐसे टेस्ट हैं, मौजूदा टेस्ट हैं, जिसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अल्जाइमर्स हमारे रिस्क है कि नहीं और अल्जाइमर्स डिमेंशिया है कि नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ स्कैन्स हम ब्रेन स्कैन्स करके देखते हैं, हमारे एक एमाइलॉइड पेट स्कैन होता है, एक तरह का फंक्शनल एमआरआई होता है, वो आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। हम उस स्कैन को करते हैं, हमारे बता सकता है कि ब्रेन में हमारे कहाँ पोर्शंस में एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर्स है कि नहीं है। दूसरा एक टेस्ट, CSF टेस्ट, हम लोग पीठ से पानी की जांच करते हैं,
वहाँ पे हम कुछ बायोमार्कर्स, एमाइलॉइड है, टाउ है, ये ऐसे बायोमार्कर्स होते हैं, उसका रेशियो हम देखते हैं और हम लोग बता पाते हैं कि अल्जाइमर्स है कि नहीं है। आज की डेट में इसी 2025 में ग्राउंड ब्रेकिंग जो है FDA ने अप्रूव किया है ब्लड बायोमार्कर्स। सून हमारे देश में भी ये ब्लड बायोमार्कर अवेलेबल होगा, मतलब हम सिंपल ब्लड टेस्ट से बता पाएंगे कि हमें अल्जाइमर्स डिमेंशिया है कि नहीं है। सो ये ऐसे कुछ टेस्ट जो पहले नहीं हुआ करते थे, आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। तो ज़रूरी है अवेयरनेस जानना, इसलिए क्योंकि कभी भी आपको इस तरह के अपने नियर एंड डियर में कभी भी आपको दिखे तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और इस तरह के टेस्ट को जरूर कराएं। और इसके अलावा यदि डायग्नोसिस हो जाता जी। है तो किस तरीके से, अगर आपको खुद को हो रहा है जी। इस प्रकार का डायग्नोसिस कि जी। आपको अल्जाइमर्स हो सकता है शुरुआती स्टेज में जी। है, या फिर आपके परिवार में आपके जानने जी। वालों में से किसी को है, उनकी जी। देखभाल कैसे करें? जी। क्या की पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है? देखिए, हम लोग हमेशा स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं अर्ली डायग्नोस करने के लिए ये सारे टेस्ट से, बिकॉज आज के पहले तक कई ऐसी दवाइयाँ थी जो हम लोग यूज़ करते थे अल्जाइमर्स में, उसको सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, जैसे मेमोरी है उसके लिए हमारी दवाइयाँ थी, हमारा बिहेवियर है उसके लिए हमारा दवाइयाँ थी, स्लीप के लिए हमारी दवाइयाँ थी। बट आज की डेट में कुछ ऐसी हमारे पास दवाइयाँ हैं, ऐसे इंजेक्शंस हैं, ऐसे FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं जो हम लोग अर्ली स्टेज में मरीजों को दे सकते हैं और इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। बट ज़रूरी है सबसे इंपॉर्टेंट जानना कि अर्ली स्टेज, जैसे मैंने बताया इतने टेस्ट के बारे में, ये अर्ली स्टेज में हम लोग इस तरह की FDA अप्रूव्ड जो इंजेक्टेबल्स होती हैं ये हम दिया जा सकता है। अब रही बात किसी को अगर ये डिमेंशिया हो भी गया, अगर हम ये बात करें किसी को डिमेंशिया हो गया तो हम आगे कैसे करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि डिमेंशिया में केवल और केवल सफरर एक मरीज नहीं होता, बल्कि जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उनके केयर गिवर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, कभी भी आपको दिखाई देती है, तो ना ही अपने को ट्रीटमेंट तो ज़रूर लेना चाहिए, उनके जो केयर गिवर्स हैं उनको एक सपोर्ट ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए ताकि उनको पता हो सके कि ऐसे मरीजों को केयर कैसे करना है। सपोर्ट ग्रुप्स के सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपको पता होता है कि नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, हम अपने मरीज को कैसे केयर कर सकते हैं, हम उनके बिहेवियर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इनके बिहेवियर बहुत चेंज होते हैं, बहुत कभी कभी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एकदम एग्रेसिव हो जाना, तो उनको कैसे हैंडल विद केयर करना है, वो एक सपोर्ट ग्रुप से, एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके एक टीम वर्क बना के ज़रूर चलना चाहिए ताकि ऐसे मरीजों को आप आराम से केयर कर सको। इसके साथ ही साथ में पेशेंट्स क्या, अगर अल्जाइमर से डायग्नोस हो रहे हैं तो धीरे धीरे उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उस पर भी असर पड़ता है? एकदम, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे हमारी सीवियरिटी बढ़ती है, और जैसे आप बता रहे हैं कि पड़ता भी है, जी। तो आप ये भी बताइए साथ में कि कैसे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन ले सकते हैं, जो दिक्कतें उनको हो रही हैं, जो जी। परेशानियां हो रही हैं, जी। उसको आसान कैसे बनाएं? देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स होते हैं, अर्ली स्टेज में तो कई बार हम ठीक है अपनी डिसीजन वगैरह ले पाते हैं, लेकिन जहाँ एक लंबा स्टेज मॉडरेट डिमेंशिया का हो जाता है, जहाँ पे अपने जजमेंट्स, प्लानिंग हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हमारी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस खराब हो जाती हैं, हम पैसों के लेन देन में गड़बड़ी करने लगते हैं, हम अपने एक घर परिवार में एक प्रॉपर जो हम लोग डिसीजन ले सकते थे वो नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है जानना जो केयर टेकर से लिए कि आप पहले से ही भाप लें और पहले से कोशिश करना चाहिए कि हाँ अब वो जजमेंट नहीं ले सकते तो उनको फोर्स ना किया जाए, और कुछ ऐसे मेजर्स लिया जाए ताकि अगर बैंक्स हैं तो बैंक्स में बताया जा सके कि मेरे परिवार में इनको ये प्रॉब्लम है, तो हम कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली जब ये प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है, जब ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, तो बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि पीछे आ जाएगी। तो हमें सही टाइम पे डायग्नोस करना, सही टाइम पे उनके साथ केयर टेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डेफिनेटली अगर जहाँ ये प्रॉब्लम आएगी वो बढ़ेगी। कहा जाता है कि अल्जाइमर्स जब डायग्नोस होता है या फिर जब अल्जाइमर्स आपके शरीर में आता जी। है तो फिर एक फैमिली ऑफ डिजीजेस को अपने साथ लाता है। जी। डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे मरीजों में ज्यादा जी। देखी जाती जी। है, क्या ऐसा सच है? और क्यों ये अनडायग्नोज जो रह जाती जी। है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, अल्जाइमर्स केवल और केवल मेमोरी, जजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि बिहेवियर के सिम्टम्स भी हमें दिखते हैं। अब वो बिहेवियर के सिम्टम्स अलग अलग, किसी को डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, चुपचाप रहना, एपैथी, वो लोगों से बात नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम जानना ज़रूरी है कि केवल डिप्रेसिव सिम्टम्स को देखते हुए, केवल पेशेंट को देखते हुए कि यार इसको डिप्रेशन है, हम उसको अल्जाइमर्स लेबल नहीं कर सकते। बिकॉज डिप्रेशन आज की डेट में अपने में एक बड़ी बीमारी है, और ऐसे सिम्टम्स जहाँ पे लोग के कॉन्फिडेंस लो हो गया, लोग बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से, लोगों की जो विल पावर है वो कमज़ोर हो जाना, लोग ऑफिस में लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो गड़बड़ करने लगे हैं, मीटिंग्स में उनको जब प्रेजेंट कुछ करना होता है वहाँ पे वो घबरा जाते हैं, नींदें रात की ख़राब हो जा रही हैं, लोग सोने जा रहे हैं लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है। ये सारे के सारे सिम्टम्स एक डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए जानना है कि हर डिप्रेशन के सिम्टम इसका मतलब नहीं कि आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर्स हो गया, ये अपने में एक बीमारी होती है। पहचानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये एक मेंटल इलनेस है। सही टाइम पे डायग्नोस करें, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें ताकि सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।
फाइनली हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर कुणाल कुछ जी। ऐसी टिप्स जिससे वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जी। स्वस्थ रख सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इस तरीके से जी सकते हैं ताकि अल्टीमेटली आगे की एज में जाके, जिसे कहा जी। जाता है कि एक जी। बुजुर्गों की बीमारी है, तो उस एज में जाके उन्हें अल्जाइमर्स ना हो, डिमेंशिया ना हो, इस प्रकार से उनका ब्रेन हेल्थ खराब ना हो। जी। उसके देखिए लिए अभी से ही क्या करें? क्या करें? देखिए बहुत ज़रूरी है हमें आज से ये प्रण लेना कि अगर हमें पता है कि एक बीमारी है जो आगे जाके आएगी, आ सकती है, हमारे अगर फैमिली में किसी को है, हमें ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, होती है, कई बार फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। ऐसे में आज से कोशिश करनी ही चाहिए अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखना। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी डेली फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स की, लोगों से मिले, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि इमोशनल कनेक्शंस कम हो गए हैं। आज के टाइम पे इसलिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं बिकॉज हर कोई बड़े न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, हमारी जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं, लोगों से बात हम कम कर रहे हैं, सोशली कनेक्टेड नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, अपनी एक सोशल सर्कल हमेशा कोशिश करनी चाहिए बड़ा रखने की, लोगों से बात किया करें, अपने आप को एक्सप्रेस किया करें। एक लर्निंग पावर कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आज भी मैं बात करता हूँ, अगर हम लोग अपने प्रोफेशन में हमारी कोशिश यही होती है, हर एज चाहे आप 40s हो, 50s हो, 60s हो, कोशिश यही करनी चाहिए आपकी लर्निंग पावर कम ना हो। कोशिश यही करनी चाहिए कुछ ना कुछ नया सीखें। एज इज़ नॉट अ फैक्टर, कभी भी एज को बीच में न लाएं, नहीं हम 50 साल के हो गए हम तो चीज़ सीख नहीं सकते। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो 60s 70s में भी नई हॉबीज़ को डेवलप किया है लोगों ने। तो वो हॉबीज़ लर्निंग पावर कभी कम नहीं होनी चाहिए। एक हमारी स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम से सोना, टाइम से उठना, स्लीप क्वालिटी, अमाउंट ऑफ स्लीप 6-7 आवर्स की ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी डाइट, एक सही टाइम पे डाइट लेना, टाइमिंग से और प्रॉपर तरीके से डाइट लेना, नॉट विद द प्रोसेस फूड बट जितनी हमारी हेल्दी डाइट्स हैं सारा कंट्रोल करना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बात किया डायबिटीज़, अल्कोहल, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इन सबको चेक रखना और टाइम टू टाइम अपने ब्लड टेस्ट कराना, डॉक्टर से मिलना, सो डैट कभी भी इस तरह का रिस्क फैक्टर अगर आपको दिखाई देता है तो उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट ली जा सके। निश्चित तौर पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आप सभी को इससे अवेयरनेस भी मिले और साथ ही साथ आप अपनों का, अपने आप का इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो जानकारी मिली है उससे ख्याल रख सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।